देखो केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो केमिकल काइनेटिक्स आपके सीबीएसई बोर्ड में 4 to 5 मार्क्स कवर होता है। 4 से 5 नंबर आपके सीबीएसई बोर्ड में आता है 12th में। और अगर आप जेई में बैठना चाह रहे हो तो जेई में लगभग 1 क्वेश्चन फिक्स है, 1 क्वेश्चन यहां से आता है जेई में। और अगर आप नीट में बैठना चाहते हो तो लगभग यहां से 2 क्वेश्चन जो है नीट एग्जाम में आता है। तो इस वजह से सीबीएसई बोर्ड, जेई और नीट तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक इस चैप्टर को आपको कमांड नहीं होगा तब तक आप न्यूमेरिकल अच्छे से कर नहीं पाओगे। तो आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना होगा, ये ध्यान देना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, पहले इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है बच्चों कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर है तो कोई भी केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड करेगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो अगर कितने स्पीड से रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड हो करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, कितना स्पीड उसका है, कितना रेट ऑफ रिएक्शन है, और क्या मैकेनिज्म होगा जिसके दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा, अभी सही हो जाएगा। अरे बहुत लोग जुड़ चुके हैं जी, अंशित शेखर, मुशाहिदा, सचिन मिश्रा, 8 लोग जुड़ चुके हो। चलो ठीक है, बताओ सही हुआ, दिखा? सबको प्रॉब्लम है क्या? हाँ तो नेटवर्क इशू है हमें लग रहा है। 1 मिनट, 1 मिनट देखते हैं। एक मिनट, बताइए क्लियर हुआ कुछ है? एक मिनट रुक जाइए। ये रियलमी 5 कौन जुड़ा है? रियलमी 5 नाम क्या है रियलमी 5 का? 1 मिनट, बोलो अब सही हुआ? 1 मिनट रुक जाओ यार, पता नहीं क्या दिक्कत है। अब सर यूट्यूब पे सही था। अंशित शेखर, यूट्यूब पर भी नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, जानते हो। अगर जहां नेटवर्क वाला इशू अगर एक जगह है तो सब जगह वही दिक्कत होगा। इसीलिए तो बैच क्या शो कर रहा है, तब क्या, तो वही तो आना चाहिए कॉपी पर। मैं जो कॉपी पर लिखा हूं केमिकल काइनेटिक्स दिख रहा है? चलो ठीक है, आज चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखना, ध्यान से समझना केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। ध्यान से सुनिएगा, केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। मतलब अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो कितने स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और क्या मैकेनिज्म होगा उस रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का। तो जिस हम लोग केमिस्ट्री के ब्रांच में इसका स्टडी करेंगे उसे केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। तो आप डिफिनेशन लिखिए, नोट करिए सब लोग। केमिकल काइनेटिक्स का डिफिनेशन लिखिए, एकदम पूरा कोचिंग मॉडल का हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट करो, नोट करिएगा, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। नोट करिए, आवाज हमारी सुनाई पड़ रही होगी, आप सुन करके नोट करिए। ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स
which deals with the study of which deals with the study of which deals with the study of rate of reaction, study of rate of reaction and mechanism, rate of reaction and mechanism by which reactant is converted into product are called as chemical kinetics। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को डील करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन, कितने स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, एंड मैकेनिज्म बाय व्हिच रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट कितने स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। जिस मैकेनिज्म का हम लोग स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में, उसे बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। बताइए, क्लियर हुआ? चलो, अब अगर देखा जाए स्पीड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें बच्चों, तो रिएक्शन टू टाइप्स के होते हैं। रिएक्शन टू टाइप्स का होता है स्पीड के अकॉर्डिंग। पहला जो रिएक्शन होता है बच्चों, जिसे बोलते हैं स्लो रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन होगा स्लो रिएक्शन और सेकंड होगा फास्ट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन एक होता है और एक फास्ट रिएक्शन होता है। स्लो रिएक्शन एंड फास्ट रिएक्शन। तो आप ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे एक एक पॉइंट नोट करते चलिए। आपको नोट्स बहुत इफेक्टिव बनाना है। रियलमी 5, सचिन मिश्रा, अनूप दुबे, ऐश्वर्यदीप पांडे, अंशी शेखर, अर्पित श्रीवास्तव, मुसाहिदा खान, सारे लोग नोट्स अच्छे से बनाइए। सचिन बाबू माइक ऑफ कर दो। रियलमी 5 आप भी माइक ऑफ कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्शन टू टाइप्स का होता ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड के अकॉर्डिंग अगर देखें बच्चों, तो रिएक्शन टू टाइप्स का होता है, एक स्लो रिएक्शन और एक फास्ट रिएक्शन। तो स्लो रिएक्शन का मतलब ऐसा रिएक्शन जो बहुत ही स्लो प्रोसीड करे। तो आप लिख सकते हो बच्चों व्हिच प्रोसीड, स्लो रिएक्शन के नीचे आप लिखेंगे व्हिच प्रोसीड वेरी स्लो, बहुत ही स्लो प्रोसीड होता है। व्हिच प्रोसीड वेरी स्लो मतलब इतना स्लो स्पीड में ये रिएक्शन होता है। और ये मान सकते हो यहाँ जो है जो टाइमिंग लगता है लगभग 10⁻⁻6 सेकंड से ले करके यहाँ तक, मतलब दिनों तक, ये कई दिन लग जाते हैं स्लो रिएक्शन में। मतलब 10⁻6 सेकंड से कई दिन तक लग सकते हैं स्लो रिएक्शन प्रोसीड होने में अगर देखा जाए। अब अगर हम बात करें बच्चों एग्जाम्पल का, तो जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन मैंने कोरोजन आपको पढ़ाया हुआ है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। मतलब आयरन में जंग का लगना बहुत स्लो प्रोसेस है। वो एक दिन में हो सकता है, 4 दिन में हो सकता है, महीनों भी लग सकते हैं। तो वो जो है स्लो रिएक्शन के अंतर्गत आता है। अब आयरन मैंने रस्ट का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बताया था Fe2O3.XH2O, आयरन यानी रस्ट का ये फार्मूला है, या Fe2O3.XH2O। और तुमसे कंपटीशन में पूछा है कि रस्टिंग प्रोसेस किस कैटलिस्ट के द्वारा कैटेलाइज्ड होता है। तो मैं शॉर्टकट में यहां लिख देता हूं catalyzed by H+ आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस के वजह से रस्टिंग होता है।
मैंने रस्टिंग का पूरा मैकेनिज्म आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट क्लास में मैंने समझाया था। अगर आपको पहले स्टेप में मैंने बताया था कि H2O और CO2, पहला मैकेनिज्म हमने बताया था कि H2O प्लस CO2 दोनों आपस में जब मिलेंगे तो H2CO3 बनाता है, और H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, यहाँ से H प्लस निकलता है और यही H प्लस किसी भी मेटल को रस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो आपको याद रखना, स्लो रिएक्शन रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल है, बहुत ही स्लो प्रोसेस में होता है। अब आते हम लोग फास्ट रिएक्शन। अगर हम लोग फास्ट रिएक्शन की बात करें बच्चों, लिखते चलो, नोट्स बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, लिखते चलिएगा, नोट्स बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। फास्ट रिएक्शन में आप नोट करेंगे, पॉइंट लिखेंगे, क्या पॉइंट लिखेंगे, व्हिच प्रोसीड, फास्ट रिएक्शन में आप लिखेंगे व्हिच प्रोसीड वेरी फास्ट, इन वेरी फास्ट, जो बहुत तेजी में होता है, व्हिच प्रोसीड इन वेरी फास्ट। और यहाँ का जो टाइमिंग है बच्चों 10⁻⁻⁶ सेकंड से भी कम टाइम लगता है। अगर यहाँ टाइमिंग देखा जाए फास्ट रिएक्शन का तो बहुत ही कम समय में ये फास्ट रिएक्शन प्रोसीड होता है। मतलब जैसे ही रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होगा तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत ही स्पीड में ये रिएक्शन होता है। अब अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं बच्चों, ब्लर दिख रहा है, एक मिनट यार, नेट। फास्ट रिएक्शन में लिखना व्हिच प्रोसीड वेरी फास्ट, एकदम नीचे फास्ट रिएक्शन में लिखना व्हिच प्रोसीड इन वेरी फास्ट, बहुत तेज जो प्रोसीड होगा। अंशित शेखर को दिख नहीं रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसीलिए तो मॉर्निंग में क्लास रखा गया। मॉर्निंग में देख रहे हो कितना इफेक्टिव क्लास चलता है बोर्ड पर, लेकिन अब थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करोगे, नोट्स में PDF भेजूंगा, ऐसे समझाऊंगा, मैनेज हो जाएगा। जो सुबह नहीं ज्वाइन कर सकते हो शाम को ऐसे थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन अब क्या करोगे, कोरोना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिना पढ़े कल्याण होने वाला नहीं है। क्या कह रहे हो? अरे यार मॉर्निंग में बैच लगातार है, फिर 12th का है, फिर 11th का भी है। मॉर्निंग में बैच लगातार हो गया, इसी वजह से शाम को मैंने मैनेज किया। बहुत ही कम, मतलब 3 बैच इस समय चल रहा है। 12th का CBSE बोर्ड, फिर 12th हिंदी मीडियम भी स्टार्ट हो गया, फिर 11th का 3 बैच पहले से चल रहा है। तुम लोगों का ये 4था बैच है। और बहुत ही इफेक्टिव सारे क्लास कंडक्ट हो रहे हैं। हाँ, 10⁻⁻6 सेकंड, 10⁻⁻6 सेकंड से भी कम टाइम लगता है फास्ट रिएक्शन होने में। अब मैं और बड़ा लिखूंगा जिससे दिक्कत नहीं होगा, अंशित शेखर मैं और बड़ा लिखूंगा, और नोट्स मैं PDF भेज दूंगा जिससे आप लोग प्रॉब्लम नहीं फेस करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और एक बात ये भी है, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिससे यहाँ हमारे तरफ से मतलब क्लीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसको आप देख सकते हो, मैं YouTube पर डाल दूंगा। देखिए ध्यान से समझना, बर्निंग। अब अगर हम लोग फास्फोरस को बहुत तेजी से जला दे, बर्न कर दें, तो फास्फोरस को अगर जलाएंगे तो बहुत तेजी से जल जाता है, मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। तो एग्जांपल आप लिख सकते हो, बर्निंग ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस को जब जलाएंगे आप, फास्फोरस, तो ये फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ फास्फोरस when exposed to air। जब फास्फोरस को एयर के कांटेक्ट में लाते हैं बच्चों तो बहुत ही तेजी से जल जाता है, मींस ये फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल होता है। जब हम फास्फोरस को एयर के कांटेक्ट में लाएंगे बहुत तेजी से जल जाता है, तो फास्ट रिएक्शन है। अगर हम रस्टिंग ऑफ आयरन देखें तो ये स्लो रिएक्शन है। तो अब ये दिक्कत ये हो गया बच्चों कि स्लो रिएक्शन का स्पीड अगर देखें, स्लो रिएक्शन की स्पीड या रेट अगर हम देखें तो भी आप निकाल नहीं सकते हो। जैसे अगर तुम्हें निकालना हो कि स्लो रिएक्शन यानी रस्टिंग ऑफ आयरन कितने स्पीड से हो रहा है,
तो कोई भी साइंटिस्ट अगर चेक करेगा तो पता चला 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 6 महीना तक लग सकता है। तो क्या रेट ऑफ रस्टिंग बता सकता है? नहीं बता पाएगा, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है। और अगर फास्फोरस को जैसे ही एयर के कांटेक्ट में लाए, जैसे कांटेक्ट में लाए तुरंत जल गया, तो क्या उसका स्पीड हम बता पाएंगे? स्पीड नहीं बता पाएंगे, बहुत ही टफ है स्पीड बताना, यानी रेट ऑफ रिएक्शन उसका बताना बहुत ही टफ है। तो स्लो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन, चाहे स्लो रिएक्शन की बात किया जाए बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन, और चाहे फास्ट रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, बहुत ही टफ है रेट निकालना, क्योंकि स्लो तो बहुत स्लो होगा, हमारे पास टाइम नहीं है उतना वेट करना, और फास्ट रिएक्शन इतना तेजी से होगा कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ना तो स्लो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जा सकता है और ना ही फास्ट रिएक्शन का। मतलब ऐसा रिएक्शन जो ना तो स्लो हो और ना ही बहुत फास्ट हो, तो उसका हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो यहां तक बताइए, नोट हो गया बच्चों? बताइए, यहां तक लिख लिए? चलो तो अगला पॉइंट लिखिएगा, यही जो मैं समझाया हूं अगला पॉइंट नोट करिएगा। लिखिए अगला पॉइंट, रेट ऑफ स्लो रिएक्शन। अगला पॉइंट लिखिएगा रेट ऑफ, नोट करो नेक्स्ट पॉइंट, मैं बड़ा बड़ा लिखूंगा जिससे आपको दिखे अच्छे से लिखना। रेट ऑफ स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, रेट ऑफ स्लो एंड फास्ट रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब उसको आप डिटरमाइंड नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि स्लो रिएक्शन इतना स्लो होगा कि हम उसका वेट नहीं कर सकते हैं, फास्ट रिएक्शन इतना तेज होगा कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो उसका स्पीड हम कैसे बता सकते हैं? तो इस वजह से हमें रेट तो निकालना ही है, क्योंकि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें रेट हमें बताना ही होगा। तो क्या हम लिखेंगे? अगला पॉइंट लिखेंगे रेट ऑफ मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट का मतलब ना तो स्लो हो ना तो फास्ट हो। रेट ऑफ मॉडरेट रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड, मतलब मॉडरेट रिएक्शन का रेट हम डिटरमाइंड कर सकते हैं। अगर मॉडरेट रिएक्शन की बात की जाए बच्चों, तो उसका हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि मॉडरेट रिएक्शन ना तो स्लो होता है और ना ही फास्ट होगा, मतलब मीडियम स्पीड उसका होगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं बच्चों, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं मॉडरेट रिएक्शन का, अगर एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे C12H22O11 ले लो, इसे हम लोग प्यार से बोला करते हैं सुक्रोस। क्या बोला करते हैं? सुक्रोस। और इसी का दूसरा नाम है बच्चा लोग सुगर केन, इसी का दूसरा नाम है सुगर केन, और इसी का तीसरा नाम है टेबल शुगर। तो कुछ भी पूछा जाए, केमिस्ट्री वाले बहुत जो है अजीब टाइप का पूछते हैं, तो कोई भी नाम दिया जाए बात समझ लेना, C12H22O11 का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूं बच्चों H2O से, वाटर से करा दूं, और किसके प्रेजेंस में करा दूं? हाइड्रोजन आयन और इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में। इन्वर्टेज, क्या केवल इन्वर्टेज लिख दो? इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में अगर हम इसका रिएक्शन करा दें। अब इन्वर्टेज एंजाइम क्या है? आपके शरीर में जैसे आपने भोजन ग्रहण किया, भोजन आपने जैसे इंटेक किया माउथ में, तो माउथ से ही एंजाइम सेक्रेट होने लगता है, और जब तक एंजाइम सेक्रेट नहीं होगा बॉडी में आपके इंटेस्टाइन में, तब तक भोजन पचेगा नहीं। तो जैसे आपके शरीर में एंजाइम होता है, ऐसे ये भी इन्वर्टेज एंजाइम है। इसके कांटेक्ट में आ करके ये क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगा और बदल देगा अपने आप को C6H12O6 में, और प्लस C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब पहले वाले को हम लोग बोल सकते हैं बच्चों ग्लूकोज, क्या बोल सकते हैं? ग्लूकोज। और दूसरे वाले को बच्चों हम लोग बोल सकते हैं फ्रक्टोज। पहले वाले को ग्लूकोज बोल सकते हैं और दूसरे वाले को फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज फ्रक्टोज में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अगर देखा जाए ग्लूकोज फ्रक्टोज में बहुत डिफरेंस है, इसका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही है, बट इसका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा।
इसमें अगर फंक्शनल ग्रुप देखेंगे अलग अलग हो जाएगा। तो एक चैप्टर तुम्हें 12th में पढ़ना है बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स में मैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, पूरा ये रिएक्शन दोबारा डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। ये तो मैं एक एग्जांपल दे दिया कि ये मॉडरेट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, और इसका स्पीड हम चेक कर सकते हैं, इसका रेट हम बता सकते हैं। मतलब इस टाइप के रिएक्शन का स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन हम बता सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है बच्चों कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। बार बार मैं रेट रेट बोल रहा हूं, तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखिएगा बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल काइनेटिक्स का। अब ये हेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले आपको रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करने के लिए ही दे दिया जाएगा, तो आपको आना चाहिए। तो आप लोग हेडिंग लिख लीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। हेडिंग लिखो रेट ऑफ रिएक्शन, फिर मैं इसको समझाऊं। नोट करिए जल्दी से, रेट ऑफ रिएक्शन। अर्पित, सचिन, सब लोग लिख लो। अंशित, शेखर, अंशी, अनूप, हो गया, वेरी गुड। सचिन मिश्रा, बहुत सही। अंशित, शेखर, नोट करो जल्दी से। चलो ठीक है, ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखना, ध्यान से समझना, रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। रटना कुछ भी नहीं है, रटना मना है, पूरा समझना है। देखना, जैसे मान लेते हैं कोई रिएक्टेंट है और वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अगर कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रिएक्टेंट कितना स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, मतलब कितना स्पीड से, कितना इसका मतलब कन्वर्ट होने, कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितने स्पीड से हो रहा है, जिस स्पीड को के द्वारा मतलब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखिएगा स्पीड, स्पीड बाई व्हिच, नोट करके लिखिए फटाफट। पहला पॉइंट लिखिएगा स्पीड बाई व्हिच, स्पीड बाई व्हिच, जो सुबह बच्चे पढ़े थे उनका रिवीजन हो रहा है, जो अब नया ज्वाइन किए हैं वो नोट्स भी बनाते रहेंगे। स्पीड बाई व्हिच रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट आर कॉल्ड, इसे कहेंगे आप आर कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन। अगर आप बुक का लैंग्वेज देखोगे इतना टफ रहेगा, आप बोल ही नहीं पाओगे, याद नहीं कर पाओगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको डिफिनेशन इसका बता दिया। स्पीड, ऐसा स्पीड जिसके द्वारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, उसी स्पीड को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट मतलब दर होता है हिंदी में, तो मतलब जितने स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसे हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब बच्चों ध्यान देना, अगर कोई रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा इसका मतलब रिएक्टेंट डिसअपेयर होगा, और अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब प्रोडक्ट क्या होगा, अपीयर होगा, दिखेगा। अपीयर मतलब दिखना, तो प्रोडक्ट अपीयर होगा और रिएक्टेंट डिसअपेयर होगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ, रेट ऑफ, नोट करते रहिए, रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, डिसअपेयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, या रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ रिएक्टेंट लिख दिया, और या तो आप लिख सकते हो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। मतलब रेट को मैं इसके फॉर्म में भी लिख सकता हूं, अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस के फॉर्म में भी। मतलब अगर रिएक्टेंट देखा जाए तो डिसअपेयर हो रहा है, प्रोडक्ट देखा जाए तो अपीयर हो रहा है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ये ध्यान देना, 2 पॉइंट नोट कर लिए, नोट कर लो जल्दी से फिर आगे बढ़े। बहुत सही, समझ में आ रहा ना।
चलो बहुत सही। चलो अगला पॉइंट लिखना। अब रेट को मैं फार्मूले के तौर पर लिखना चाह रहा हूं। देखना रेट होता क्या है। तीसरा पॉइंट, रेट इक्वल टू होता, ध्यान देना, रेट इक्वल टू होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन चेंज है उसको ऊपर रखेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे किसे? टाइम टेकन, टाइम टेकन, टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। इस चेंजिंग के लिए जितना टाइम लगा, टाइम टेकन फॉर दैट चेंज है। मतलब रेट का फार्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिवाइड बाई टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जैसे ध्यान से समझना, अगर हमें ये फार्मूला पता चले, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मान लेते कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा तो कुछ कंसंट्रेशन में चेंजिंग आएगा ना, तो उसको ऊपर रखोगे और कितना टाइम लगा उस चेंजिंग में उसको नीचे रखोगे, वही हो जाएगा रेट। तो अगर हम यूनिट की बात करें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट ऑफ रेट। रेट का यूनिट क्या होता है? ध्यान देना, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है। तो कंसंट्रेशन का को हम लोग बच्चों बोलेंगे मोलरिटी। कंसंट्रेशन को क्या बोलेंगे? मोलरिटी। तो मोलरिटी मैं ऊपर लिखता हूं मोलरिटी, और डिवाइड टाइम टेकन, मतलब टाइम नीचे लिख देंगे, तो मोलरिटी डिवाइड बाई टाइम। या इसी को अगर हम लिखना चाहें तो मोलरिटी, मोलरिटी टाइम इनवर्स, मोलरिटी टाइम इनवर्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। या अगर इसको हम लोग ऐसे लिखना चाहे, मोलरिटी को एन लिख सकते हैं, डॉट टाइम पर -1, टाइम इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा भैया आप बता दो मोलरिटी को और क्या लिख सकते हो? मोलरिटी को लिख सकते हो मोल पर लीटर, मोलरिटी इक्वल टू मोल पर लीटर लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो ना। तो यहां मोल पर लीटर, तो लीटर नीचे आएगा ऊपर जाएगा इनवर्स हो जाएगा, तो इसका मतलब मोल डॉट लीटर इनवर्स डॉट टाइम इनवर्स है। तो ये भी यूनिट है रेट ऑफ रिएक्शन का, और मोलरिटी टाइम इनवर्स ये भी यूनिट है। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं बता पाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है और ये आपके सीबीएसई बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। तो याद रखना मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स या मोलरिटी टाइम इनवर्स, बात एक ही है। यहाँ टाइम इनवर्स मतलब सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स कुछ भी हो सकता है। अब अगर मान लेते हैं रिएक्शन अगर एक्वस में है या कंसंट्रेशन टर्म में है तो आपने मोलरिटी लिख दिया, बट अगर आपका रिएक्शन जो दिया हुआ है वो गैसियस में है तो अगला पॉइंट बच्चों आप लिखोगे रिएक्शन, रिएक्शन इज गैसियस। अगर हमारा रिएक्शन गैसियस में है, रिएक्शन इज गैसियस, तो गैसियस में है तो यूनिट हम लिख सकते हैं यूनिट ऑफ रेट। यूनिट ऑफ रेट की अगर बात किया जाएगा तो गैसियस है तो एटमॉस्फेयर होगा, मतलब मोलरिटी के जगह पर एटीएम लिखेंगे और टाइम इनवर्स, एटमॉस्फेयर टाइम इनवर्स हो जाएगा। यूनिट मोलरिटी के जगह पर केवल आपको लिख देना है टाइम एटमॉस्फेयर। प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर होता ना, गैस है तो प्रेशर होगा तो एटमॉस्फेयर यूनिट हो जाएगा। अब बच्चों अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे 6 पॉइंट। रेट 2 टाइप का होता है। रेट बच्चा लोग 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज एवरेज रेट, एवरेज रेट होता है, एंड सेकंड होता है इंस्टैन्टेनियस रेट, इंस्टैन्टेनियस रेट, एवरेज रेट एंड इंस्टैन्टेनियस रेट। ध्यान से समझना, इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़े। एवरेज रेट एंड इंस्टैन्टेनियस रेट नोट कर लीजिए। सचिन, मुसाहिदा, अर्पित, अंशी, सबको समझ में आ रहा है? अर्पित, अंशित, शेखर, चलो बहुत सही। ऐसे जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, टेंशन मत लो, सिलेबस सब हो जाएगा, टाइम निकाल करके हम लोग पढ़ लेंगे। एवरेज रेट हेडिंग लिखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों एवरेज रेट, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा एवरेज रेट।
एवरेज रेट अगला हेडिंग, एवरेज रेट, स्पेस कम है, पेज पलट देते हैं। एवरेज रेट, चलिए एवरेज रेट आप लोग पहले समझिएगा होता क्या है एवरेज रेट। एवरेज रेट, अब पहले दोनों रेट को हम लोग समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मान लेते हैं आपको बस्ती से जाना है इलाहाबाद, तो बस्ती से अगर आप इलाहाबाद जा रहे हो और स्कूटर से आप जा रहे हो, मान लेते हैं 5 घंटा 10 घंटा जो भी लगा इलाहाबाद जाने में, स्कूटर आपने रास्ते में 10 बार रोक दिया, कहीं चाय पी रहे हो, कहीं समोसा खा रहे हो, कहीं फुल्की खा रहे हो, तो मतलब किसी कारण से आपने 4-5 बार 10 बार स्कूटर को रास्ते में रोका और एक मतलब मान करके चलिए 10 घंटा अगर आपने ट्रेवल किया, तो 10 घंटे में कोई मतलब अपना डिस्टेंस आपने कवर किया होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज स्पीड क्या रहा होगा, तो जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग एवरेज स्पीड बता देंगे, उसको कैलकुलेट करके एवरेज स्पीड बता देंगे। मतलब एक मतलब जैसे अनुमान टाइप का लगता नहीं एवरेज में कि एवरेज इतना है। लेकिन अगर जैसे आप मान लेते हैं यहां से इलाहाबाद गए 10 घंटा लग गया, तो मान लेते हैं आपको ये आप बता सकते हो कि 40 किलोमीटर पर आवर्स आपने ट्रेवल किया, या 35 किलोमीटर या 30 किलोमीटर पर आवर्स, आप इतने समय में कहाँ रहे होंगे, तो मतलब ज्यादा डिस्टेंस मैनेज हो रहा है। मतलब एग्जैक्ट लोकेशन आपका नहीं पता चल पाएगा कि आप मतलब कितना स्पीड आपके बाइक का था, आपकी स्कूटी का, आपके स्कूटर का कितना स्पीड था अयोध्या में, कितना स्पीड आपका था सुल्तानपुर में, कितना स्पीड था प्रतापगढ़ में, और कितना स्पीड आप जो है वहां फाफामौर पर इलाहाबाद में गया। तो मतलब एग्जैक्ट स्पीड आपके बाइक का नहीं पता चलेगा, एक एवरेज स्पीड पता चलेगा। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें, स्पीड की बात करें बच्चों, तो इसका मतलब स्मॉल चेंज है। मतलब जैसे ही आप बस्ती से मूव किए, आपके बाइक का जो स्पीड है वो 1-1 किलोमीटर यानी पर मिनट आप पता चल जाएगा कि आप जैसे गए फुटहिया गए तो इतना स्पीड था, कप्तानगंज गए इतना था, मतलब एकदम मतलब माइन्यूट डिफरेंस पर ही आपका स्पीड पता चल जाए, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। बात समझ में आया? अब ये तो था कहानी के अनुसार हो गया। अब हम लोग एवरेज रेट समझते हैं केमिस्ट्री में क्या है, समझिएगा। एवरेज रेट का मतलब जैसे मान लेते हैं कोई रिएक्टेंट है बच्चों और वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मान लेते हैं बच्चों इसका जो प्रोडक्ट में कन्वर्जन अगर हो रहा है, 36 मिनट हो चुका, अभी जो है 2-3 मिनट में कटेगा, देखना ध्यान से समझना। अगर कोई रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में मान लेते हैं टाइम 0 है, स्टार्टिंग में टाइम कितना है 0 है, तो जब टाइम 0 है तो ए का कंसंट्रेशन मान लेते हैं स्मॉल ए, और प्रोडक्ट का कुछ भी अमाउंट नहीं बनेगा क्योंकि टाइम तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। बट अगर टाइम आप ले लो t इक्वल टू ले लो t1, जैसे टाइम t1 लोगे तो ये बदल जाएगा a माइनस x1, मान लेते हैं x अमाउंट है प्रोडक्ट की तरफ गया ब्रेक हो करके, तो मान लेते हैं a में से x माइनस कर देंगे, x1 माइनस कर दोगे t1 समय पर, तो इधर बना क्या, इधर x1 बन गया। अब अगर हम टाइम फिर चेंज करें यानी टाइम t2 ले लें, तो इसका मतलब कुछ अमाउंट और प्रोडक्ट के तरफ गया, तो t2 टाइम पर जो प्रोडक्ट जाएगा a माइनस मान लेते हैं x2 अमाउंट गया, तो यहां मैं लिख देता हूं x2, प्रोडक्ट के साइड में x2 बन गया। तो अगर हमें बताना हो बच्चों चेंज, हमें बताना हो चेंज इन कंसंट्रेशन, हमें बताना हो बच्चों चेंज इन कंसंट्रेशन, तो चेंज हम बता सकते हैं कैसे, क्या करेंगे, t1 टाइम पर जो चेंज आया था उसको लिखेंगे a माइनस x1 और माइनस कर देंगे t2 समय पर, मतलब a माइनस x2 कर देंगे ऐसे। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो a माइनस x1 और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस a, और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो प्लस x2 हो जाएगा। अब ये a और a कट जाएगा, तो इसको बच्चा लोग आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, x2 माइनस x1,
मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन कितना आया, x2 माइनस x1, और किस समय पर आया, t1 और t2 टाइम पर आया। तो अगर हम टाइम टेकन देखें कितना समय लगा इतना चेंजिंग में, तो टाइम टेकन कितना होगा, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 ये टाइम टेकन हो गया। तो अब रेट आपको तो पता ही है, एवरेज रेट यानी एवरेज रेट, तो एवरेज रेट हम निकाल सकते हैं बच्चों। एवरेज रेट मतलब होगा चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब ये, और डिवाइड बाय टाइम टेकन, यही तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं रेट का। तो चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब ऐसे लिखोगे आप, शॉर्टकट में लिख सकते हो, चेंज इन कंसंट्रेशन रेट निकालना है, डिवाइड कर दो टाइम टेकन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना आया, x2 माइनस x1, और डिवाइड कर देंगे t2 माइनस t1 से, डिवाइड कर देंगे किसे, t2 माइनस t1 से। अब इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा x बाई डेल्टा टी, मतलब x2 माइनस x1 का डिफरेंस अगर देखेंगे तो डेल्टा x लिख सकते हैं, और t2 माइनस t1 को डेल्टा t लिखेंगे। तो डेल्टा x बाई डेल्टा टी, दिस इज ये एवरेज रेट। मतलब अगर हमें एवरेज रेट एक्सप्रेस करना है तो हमें लिखना होगा डेल्टा x बाई डेल्टा टी, यानी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा x बाई डेल्टा टी। डेल्टा x बाई डेल्टा टी मतलब लिखा एवरेज रेट, ये ध्यान देना बच्चों। तो केवल आपको यहां क्या ध्यान देना है, डेल्टा x बाई डेल्टा टी, ये क्या है, एवरेज रेट है। क्या है, रेट। जल्दी से सब लोग ज्वाइन कर लो, कट गया था, जल्दी ज्वाइन करिए। जल्दी से सब लोग ज्वाइन कर लो। सचिन मिश्रा भी आ गए, जल्दी से सबको बुलाओ, मैसेज करके जल्दी से सबको बुलाओ। सब लोग, ऐसा टाइम ओवर हो गया ना, ध्यान ही नहीं दे पाए, कट गया ऑटोमेटिक। जब 40 मिनट हो जाता है तो अपने आप से जुड़ना पड़ता है, और हम लोग ध्यान नहीं दिए, ऑटोमेटिक अपने आप कट गया। तो सब लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो। अंशित शेखर आ चुके हैं, अंशी, अर्पित श्रीवास्तव भी आ चुके हैं, सचिन मिश्रा, सब लोग जल्दी से ज्वाइन करो, टाइम ओवर हो गया था, ऑटोमेटिक कट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ बच्चों ध्यान देना, एवरेज रेट मतलब डेल्टा x बाई डेल्टा टी, बस इतने ध्यान देना, बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये ध्यान देना, देखना, जैसे मान लेते हैं कोई मैं रिएक्शन लिखता हूं, एक रिएक्शन है और इसका हमें एवरेज रेट लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान देना। केवल आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, रिएक्शन ए कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। मान लेते हैं रिएक्टेंट ए बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमें इसका लिखना होगा एवरेज रेट। हमें इसका लिखना है बच्चों एवरेज रेट। एवरेज रेट हमें लिखना है ऊपर वाले रिएक्शन का जिसमें रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, क्या करेंगे, ध्यान से समझना। एवरेज रेट हमें लिखना है बच्चों, तो एवरेज रेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा x बाई डेल्टा टी। सबसे पहले आपको ये पता हो जाना चाहिए, एवरेज रेट मतलब डेल्टा x बाई डेल्टा टी। तो इक्वल टू हो जाएगा, मैं लिखूंगा, माइनस लगा दूंगा पहले, माइनस, और डेल्टा ऐसे लिख दूंगा, और ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा एक्टिव मास ऑफ ए, और मैं डिवाइड कर दूंगा डेल्टा टी से, फिर मैं इक्वल लगाऊंगा। ये आपको पता होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है रेट लिखने का। तो फिर इक्वल लिखूंगा, और फिर मैं बी लिखूंगा, तो बी लिख करके मैं प्लस लिखूंगा पहले, और यहां मैं लिखूंगा डेल्टा, और ब्रैकेट में लिखूंगा एक्टिव मास ऑफ बी, और डिवाइड बाई
डेल्टा टी। मतलब यहां मैंने रेट लिख दिया, मतलब कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका रेट, एवरेज रेट क्या है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए यानी रिएक्टेंट डिवाइड बाई डेल्टा टी इक्वल टू प्लस एक्टिव मास ऑफ बी, एक्टिव मास ऑफ बी डिवाइड बाई एक्टिव मास ऑफ बी डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा ये प्लस का मतलब क्या होता है, ये जो प्लस लिखा गया है ये क्यों पूछा, ये क्यों लिखा गया। तो प्लस लिखने का तरीका ये है, प्लस लिखने क्यों लिखते हैं, क्यों इसलिए लिखा जाता है, ये इंक्रीज इन कंसंट्रेशन आप प्रोडक्ट को बता रहा, मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा ना, जब रिएक्शन धीरे धीरे होगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इस वजह से प्लस का मतलब इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है इसलिए माइनस लगा हुआ पहले, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है इसलिए प्लस लगा हुआ है। तो आपको बस एवरेज रेट ऐसे लिखना होगा। अभी मैं ढेर सारा रिएक्शन आगे करके सिखाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां तक पहले नोट कर लो फिर मैं आगे बढ़ूं। हो गया। न्यू स्टूडेंट जो पहली बार ज्वाइन किया है, जिसका स्टार्टिंग है उसको लिख लो, अर्पित, तांसित, शेखर, सचिन मिश्रा। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एवरेज रेट हो गया ये एवरेज रेट। अब हम लोग समझते हैं इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखा जाएगा। ध्यान देना, अगला आप लिखोगे इंस्टेंटेनियस रेट। बहुत बच्चे डिफरेंस ही नहीं बता पाएंगे, क्या डिफरेंस है दोनों में, पूछ लेना। जो लोग इधर उधर पढ़ रहे हैं वो पता नहीं चल पाएगा उनको डिफरेंस ही क्या है। चैप्टर पूरा समाप्त कर लेते हैं। तो एवरेज रेट मतलब पूरा एवरेज जो बताए, एग्जैक्ट लोकेशन ना बता पाए, और इंस्टेंटेनियस मतलब जो मतलब स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन इन वेरी स्मॉल टाइम पर बताए, मतलब बहुत माइन्यूट लेवल का, पूरा माइक्रो लेवल पर जो बताए। जैसे आप लिख सकते हो व्हेन very small change in concentration in very small time, बहुत ही कम टाइम इंटरवल पर जो स्मॉल कंसंट्रेशन जो चेंजिंग है उसको ये बताता है। मतलब एकदम माइक्रो लेवल पर, जैसे आप बस्ती से निकले, फुटहिया आए, कप्तानगंज आए, जहां जहां आओगे पूरे आपके मतलब एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा कि यहाँ कितना आपका स्पीड था। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या, व्हेन वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन इन वेरी स्मॉल टाइम। अंतर क्या है, एवरेज रेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से, इंस्टेंटेनियस रेट को हम लोग लिमिट लेंगे और लिमिट के फॉर्म में ले जाएंगे तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को डी एक्स बाई डी टी लिख देंगे। तो बायो वाले कंफ्यूज मत होंगे, बहुत ही सिंपल है, देखना कैसे लिखना है। इंस्टेंटेनियस रेट हमें लिखना है, तो हमें पता है, मैं लिमिट ले लूंगा, लिमिट लूंगा टाइम डेल्टा टी 0 तक जाएगा, मतलब बहुत ही माइक्रो लेवल पर चेंजिंग हो रहा है, टाइम 0 पर जा रहा है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। जब इसका हम लिमिट लेंगे 0 के मतलब अंतर्गत, तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी। मतलब इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट किया जाता है डी एक्स बाई डी टी। आपको इतना याद रखना है, बाकी ये सब लिमिट वाला चक्कर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, मैं वैसे समझा दिया थोड़ा मैथमेटिकल कि क्यों आया कैसे आया। आपको ध्यान देना है इंस्टेंटेनियस रेट डी एक्स बाई डी टी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और एवरेज रेट डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, मान लेते हैं कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है,
तो देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ, समझिए। अब हमें इसका इंस्टेंटेनियस रेट यानी रेट लिखना है। मान लेते हैं क्वेश्चन में एवरेज रेट या इंस्टेंटेनियस रेट तो कुछ ना दे, तो आपको रेट लिख करके इंस्टेंटेनियस का रिप्रेजेंटेशन फॉलो करना है, ये ध्यान देना। तो इसका मतलब आपको रेट लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, मतलब dx/dt लिखना है, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट लिखना। कैसे लिखेंगे ध्यान देना, माइनस लगा देंगे, माइनस लगा दिया, और d एक्टिव मास ऑफ ए डिवाइड बाई dt, वहां डेल्टा लिखा गया था, बस यहाँ d लिख देंगे और कोई अंतर नहीं है। फिर इक्वल करेंगे, प्रोडक्ट बन रहा है तो बन रहा है, इस वजह से प्लस लगाएंगे, प्लस d एक्टिव मास ऑफ b और डिवाइड कर देंगे dt से। तो यही रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन यही हो गया और इसमें कोई अंतर नहीं है। मतलब आप किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन आसानी से लिख सकते हो। ध्यान देना बच्चों, अब मैं एक रिएक्शन मान रहा हूं, अब मैं एक रिएक्शन मान रहा हूं। सुबह इतना हो चुका था, सुबह वाले बैच में इतना मैं पढ़ा चुका हूं, दोनों बैच बराबर हो चुका है, बट आपको थोड़ा सा मैं आगे कर दूंगा। ध्यान देना, अगला रिएक्शन, अगर अब मैं एक रिएक्शन मानता हूं, कंसीडर ए जनरल, अगला पॉइंट लिखिएगा हेडिंग करके, कंसीडर ए जनरल हाइपोथेटिकल रिएक्शन। मैं एक जनरल हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसीडर कर लेता हूं, आप ऐसे लिख लीजिएगा। मान लेते हैं कौन सा रिएक्शन है, देखना। मान लेते हैं एक रिएक्शन हमारे सामने है, N1A प्लस N2B कन्वर्टेड इंटू N3C प्लस N4D, ये है, ये मान लेते हैं कोई रिएक्शन है। अब हमें dx/dt लिखना है, मतलब इस रिएक्शन का हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो अब कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से समझना कैसे लिखना है। सिंपली क्या करेंगे, dx/dt हम लिखें, अगर dx/dt अगर लिखना है तो अब ये N1, N2, N3 और N4 ये कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब कह सकते हो ये नंबर है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और AB रिएक्टेंट है और CD प्रोडक्ट है। तो इसको लिखते समय हम ध्यान देंगे बच्चों, माइनस लगाएंगे रिएक्टेंट को लिखते समय, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है, और फिर 1/N1 कर देंगे, मतलब जो कोफिशिएंट है उसको 1 करके लिखते हैं। ये मतलब इसको आपको पता होना चाहिए, मतलब तरीका है रिप्रेजेंट करने का किसी भी रेट को। तो जो कोफिशिएंट है 1/n लिख दिया, और फिर लिखेंगे d एक्टिव मास ऑफ ए और डिवाइड कर देंगे dt, बस इतना ध्यान देना है। फिर इक्वल करेंगे, इक्वल है किसके इक्वल है, फिर लगाएंगे माइनस, अब N2 वाला लिख रहा ना माइनस, तो N2 है कोफिशिएंट है तो 1/N2 लिख देंगे, 1/N2, और फिर d एक्टिव मास ऑफ b लिखेंगे डिवाइड बाई dt। क्या अर्पित, यहां देखो ये इतना केवल ध्यान देना, N1 और N2 और N3 N4 ये कोफिशिएंट है, तो जो कोफिशिएंट होता है रेट लिखते समय 1 कर देते हैं, 1 से डिवाइड करके लिखते हैं। और माइनस क्यों लगा है दोनों में, माइनस इसलिए लगा है क्योंकि दोनों अभी रिएक्टेंट की बातें हो रही है। अब फिर इक्वल कर देंगे, आप इक्वल किया, अब N3 यानी C वाले की बात करेंगे, तो अब यहाँ प्लस लिखेंगे, प्लस 1/N3 और d एक्टिव मास ऑफ C डिवाइड बाई dt लिख देंगे ऐसे, और फिर इक्वल कर देंगे, इक्वल फिर कैसे लिखेंगे, प्लस, क्योंकि ये भी इसका भी कंसंट्रेशन बढ़ रहा है d का भी, तो 1/N4 और d एक्टिव मास ऑफ कैपिटल D और डिवाइड बाई dt। तो यही बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन है, ऐसे आपको एग्जाम में लिखना होगा, यही आपको लिखना होगा, ये ध्यान देना। अब इसको लिखते समय नहीं, हाँ सही, वो मैथमेटिक्स में तो माना जाता सही है, लेकिन लगा देना, लगाना जरूरी है, यहाँ लिख देना। वो मैथ नहीं है कि वैसे मान लेते हैं कि प्लस है, वो प्लस लगा देना, ठीक है।
भूल जाते हो तभी सही माना जाएगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस को मत भूल जाना, माइनस को तो जरूर लगाना, प्लस भले छूट जाए कभी कभी, लेकिन कोशिश करना ना छूटे, कोशिश करना ना छूटे। अच्छा बताओ कितना इफेक्टिव क्लास चल रहा है। अगर यूट्यूब पर पढ़ाते तो तुम ऐसे सुनते, आपकी आवाज में नहीं समझ पाता तो उतना अच्छा रिस्पॉन्स हो नहीं पाता, इसलिए जूम ऐप बहुत बेस्ट है। अब अरे अभी एक एग्जाम्पल नहीं लाला, अभी हम 4-5 एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल देंगे आगे, और न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे, टेंशन ना लो। जब तक कमांड नहीं होगा तब तक मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है बाबू। हाँ, तो एवरेज रेट लिखना होता तो डी के, हाँ डी के जगह पर डेल्टा, अगर एवरेज लिखना तो डेल्टा लिख देना, और इंस्टेंटेनियस लिखना तो डी लिख देना बस। और वैसे अगर ना मेंशन करे तो हम लोग हमेशा dx बाई dt के फॉर्म में लिखेंगे। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में एवरेज और इंस्टेंटेनियस की बात ही ना करे तो dx बाई dt के फॉर्म में आप लिखिएगा। मैं हर तरीके का क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन बताऊंगा, अभी तो मैं कोफिशिएंट डिवाइड करके लिखेंगे, अभी आगे मैं कोफिशिएंट वगैरह सब दे करके बताऊंगा आगे न्यूमेरिकल में। एवरेज में भी कोफिशिएंट रहेगा, वहां भी रहेगा, सेम, सब कुछ सेम है, केवल अंतर क्या है, डेल्टा और डी, बस, बाकी दोनों सेम ही है यहां लिखते समय। अगर उसका डिफिनेशन देखा जाए तो अलग है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन दोनों का सेम, केवल डेल्टा और डी याद रखना बस। अब देखना, ध्यान से समझना, एक बात मैं यहां लिखवाने जा रहा हूं, समझना। अब एक बात और है यहां, ध्यान से समझना। जैसे अगर मान लेते हमें लिखना हो, समझना ध्यान से, अगर हमें केवल बताना हो ये अब जैसे ये पूरा है, पूरा ध्यान से समझो, जैसे डी एक्टिव मास ऑफ ए डिवाइड बाई डी टी, अगर यही केवल है, ध्यान से समझना, केवल यही अगर है, ये डी एक्टिव मास ऑफ ए डिवाइड बाई डी टी केवल ले लू, माइनस माइनस हटा दूं, कोफिशिएंट वगैरह सब हटा दूं, तो इसको मैं केवल बोलूंगा रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट। और अगर मैं इसकी बात करूं, डी एक्टिव मास ऑफ बी, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। बट अगर माइनस लगा करके लिखा हो तो उसे हम बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए, और माइनस लगा करके लिखा है तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी बोलेंगे। न्यूमेरिकल में ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप न्यूमेरिकल अच्छे से कर नहीं पाओगे। समझ में आया? तो इसको लिखवा दूं कि कल पढ़ाऊं आगे? चलो लिखवा देते हैं, चलो लिखो, नोट कर लो, ज्यादा नहीं है, 5 मिनट और लगेगा, लिख लो। एक पॉइंट लिखना, जैसे मान लेते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, न्यूमेरिकल उनसे पढ़ नहीं पाता है। जैसे समझना क्या है कॉन्सेप्ट, जैसे अगर लिखा हो केवल इतना, डी एक्टिव मास ऑफ ए डिवाइड बाई डी टी ही केवल लिखा जाए, तो इसका मतलब ये लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, लिखते चलो, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। और अगर लिखा है डी एक्टिव मास ऑफ बी डिवाइड बाई डी टी, पहला तो ये, दूसरा अगर ये लिखा है इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखा है। और अगर ऐसा लिखा है डी एक्टिव मास ऑफ सी डिवाइड बाई डी टी, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डी सी। और अगर ऐसा लिखा है डी एक्टिव मास ऑफ डी डिवाइड बाई डी टी, इसका मतलब ये लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डी। बस सिंपली आपको समझना है, अगर डी एक्टिव मास ऑफ ए डिवाइड बाई डी टी, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दैट एक्टिव मास, ये ध्यान देना। लेकिन अगर माइनस और प्लस लगा दिया क्वेश्चन में, यानी ऐसा दे दिया है, ध्यान से देखना, इसका मतलब अगर ऐसा दिया है माइनस डी एक्टिव मास ऑफ ए डिवाइड बाई डी टी, तो इसका मतलब ये लिखा है रेट ऑफ डिसअपेरेंस,
रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। और यह ऐसा लिखा है, पहला तो ये, दूसरा अगर ऐसा लिखा माइनस डी एक्टिव मास ऑफ बी डिवाइड बाई डी टी, माइनस लगा हुआ है आगे, तो इसको बच्चों बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, डिसअपियर हो रहा ना बी, तो इसलिए डिसअपियरेंस ऑफ बी बोलेंगे। और अगर ये लिखा है प्लस डी एक्टिव मास ऑफ सी डिवाइड बाई डी टी, ये लिखा है, इसका मतलब हुआ बच्चों रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयर हो रहा ना प्रोडक्ट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। और अगर ऐसा लिखा है प्लस डी एक्टिव मास ऑफ डी डिवाइड बाई डी टी, इसका मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। बस आपको ये ध्यान देना, माइनस प्लस है तो अपीयरेंस एंड डिसअपियरेंस होगा, और अगर माइनस प्लस नहीं है तो रेट ऑफ अपीयरेंस विथ रिस्पेक्ट टू दैट एलिमेंट हो जाएगा। ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ कोफिशिएंट देखो मैंने हटा दिया है, तो अगर आपसे पूछा जाए रेट ऑफ डिसअपियरेंस आप ये बताओ, तो कोफिशिएंट इधर उधर पक्षांतर इधर उधर कर देंगे, और न्यूमेरिकल कराते समय बताऊंगा सब, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको आप नोट कर लो, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, इसको नोट करो, इसको सब लोग लिख लीजिए, तो इसको नोट कर लो। और कल मैं इसका ढेर सारा एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा और इस पर न्यूमेरिकल में कराऊंगा, और जहां तक आज पढ़ाया गया है आप इसको जो है लिख लीजिएगा। मैं इसका पीडीएफ तो अभी थोड़े टाइम बाद मैं पीडीएफ सेंड, हाँ बोलिए क्या, हाँ एक मिनट, कल जो है जूम ऐप पर क्लास नहीं होगा क्योंकि कल है संडे, कल संडे है, कल जूम ऐप पर नहीं पढ़ाएंगे, कल यूट्यूब पर लाइव आएंगे, यूट्यूब पर कल एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज और इंटेक्स्ट हम लोग कल 8 से 10 मॉर्निंग में, 8 to 10 AM मॉर्निंग में केमिस्ट्री हम लोग यूट्यूब पर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अरे बाबू समझो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भले नहीं पढ़े हो, मैं समझाऊंगा तो समझ में आएगा, और स्किप करोगे तो कभी ना कभी तो पढ़ना पड़ेगा। 2 घंटा बैठे रहोगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्व हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, फिर बाद में जब पढ़ाएंगे तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। तो मतलब कंटिन्यू समय दो, जब अपने ऊपर समय दोगे, भले ये सब ना बोला करो कि सर ये कैसे होगा वो कैसे होगा, जब डेडिकेशन दिखाओगे तो ऑटोमेटिक तुम्हें सब आने लगेगा, और अगर सब आएगा तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, फिर अच्छा मार्क्स आएगा, अच्छा जॉब पाओगे, आगे बढ़ोगे तब। तो आगे हम लोग कल हम लोग 8 बजे यूट्यूब पर लाइव क्लास अटेंड करेंगे, 8 से 10 मैं कल एनसीईआरटी का क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का सॉल्व कराऊंगा। जिसको कुछ भी नहीं आ रहा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेगा। तो आप लोग ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा कि कल मतलब जूम ऐप पर क्लास नहीं होगा, और यूट्यूब पर सर 8 से 10 लाइव क्लास लेंगे। जो आप लोग सारे ग्रुप में सबसे बता दीजिएगा, क्योंकि सुबह वाले बैच में मैं अनाउंस करना भूल गया था। ठीक है, ओके, आप लोग जा सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, नमस्ते।